Hello everyone. So today we will discuss about PPC in different production system. So in our previous video we had discussed about PPC कि PPC होता क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. आज हम डिस्कस करेंगे कि PPC को हम डिफरेंट प्रोडक्शन सिस्टम में कैसे यूज करते हैं. तो सबसे पहले हमारे यहाँ दो चीजें आ रही हैं, PPC यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, एंड सेकंड इज प्रोडक्शन सिस्टम. और इन दोनों को हम अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से कवर कर चुके हैं. हमने PPC को भी कवर किया है और प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, इन सारी चीजों को हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं. सो अब हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन लेते हैं कि PPC क्या होता है. प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, आपको नेम ही सजेस्ट कर रहा है. जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी गुड्स सर्विसेज आप बना रहे हो, उनको प्लान करना एंड कंट्रोल करना किसके अंडर आता है, आपकी PPC के अंडर. अब हम प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करते क्यों हैं? अगर आप मान लो आपने प्रोडक्शन शुरू करी, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आपको कोई गुड्स बनाने हैं, आपने बिना प्लान किए एक प्रोडक्शन शुरू कर दी. अब आपको कैसे पता होगा कि आपको कितनी यूनिट बनानी है, उसको किस क्वालिटी में बनाना है और वो कैसे बनेगी? अगर आपने उसके लिए कोई प्लानिंग की ही नहीं है तो आप इफेक्टिवली वर्क करोगे कैसे? और मान लो फिर भी आप वर्क कर रहे हो और उसे कंट्रोल नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो एडुकेट नहीं होगा, अप्रोप्रिएट नहीं होगा. या तो आपको उतनी यूनिट बना दोगे जितनी रिक्वायर्ड ही नहीं थी, तो वेस्टेज हो जाएगी, या फिर जितनी डिमांड है उससे भी कम आपने यूनिट बना दी. इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आप प्रॉपरली मार्केट को सर्व करो, आप अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करो, तो आपको प्रोडक्शन की प्लानिंग एंड कंट्रोल करनी ही पड़ती है. यानी कि हमें ये प्लान करके चलना होता है कि हमें कितनी क्वांटिटी बनानी है, कितनी क्वालिटी बनानी है और कितने टाइम के अंदर हमें प्रोडक्शन करनी है. अब जो हमने प्लान किया है, क्या वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा, उसे मैनेज करना, उसे मॉनिटर करना किसके अंदर आ जाता है, कंट्रोलिंग के अंदर. कि हम ये देखेंगे कि हमने बोला था कि हमें 500 यूनिट बनानी है, ए ग्रेड क्वालिटी की बनानी है और 1 महीने में बनानी है, तो क्या हम उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, क्या हमारी प्रोसेस वैसी ही चल रही है या फिर हमारी प्रोग्रेस स्लो है? ये सब डिसाइड हम किसके अंदर करते हैं, कंट्रोलिंग के अंदर. तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. और प्रोडक्शन सिस्टम क्या होते हैं? हमारे पास वेरियस प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम और इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम. कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? जब आप ये नहीं देखते कि मार्केट में हमारे यूजर क्या चाहते हैं या फिर हमारे जो कस्टमर्स हैं वो क्या चाहते हैं, हम पहले प्रोडक्ट को बनाते हैं एंड देन उसे मार्केट में लेके आते हैं और सबको सेम जो प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं. लेकिन हमारा जो सेकंड टाइप होता है, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट भी बोल सकते हो, फिर प्रोडक्शन टू ऑर्डर. पहले हमारे जो कस्टमर्स हैं उनसे ऑर्डर आएगा, उसके बाद हम प्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे. वो क्या होता है, हम कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करते हैं. जैसे हम पहले से शादी के कार्ड बना के नहीं रख सकते, पहले से हम किसी के जो ड्रेस है उसे स्टिच करके नहीं रख सकते, अनलेस एंड अनटिल आपका कस्टमर आपको आके बताता नहीं है कि किस नेम से शादी के कार्ड होने चाहिए, किस डेट पे होने चाहिए, या फिर आप उसको कितनी फिटिंग की स्टिचिंग चाहिए, तब तक आप वो परफॉर्म नहीं कर सकते. सो प्रोडक्शन सिस्टम भी आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं और उनमें आपको प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की क्या जरूरत है, आज हम वही डिस्कस करेंगे. मेनली PPC यूज इन 3 टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम. कि जो हमारी PPC है वो 3 टाइप के प्रोडक्शन सिस्टम में यूज की जाती है मेनली. वैसे तो आपको प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल हर सिस्टम में करना होता है, लेकिन अगर हम थोरोली डिस्कस करें तो ये 3 मेन हमारे प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं जो सबसे ज्यादा वर्किंग करते हैं. मास प्रोडक्शन सिस्टम, जॉब प्रोडक्शन सिस्टम एंड बैच प्रोडक्शन सिस्टम. तो सबसे पहले PPC इन मास प्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इन मास प्रोडक्शन सिस्टम. मास प्रोडक्शन सिस्टम होता क्या है? मैंने अभी आपको प्रोडक्शन सिस्टम के 2 टाइप बताए, जिसमें मैंने बोला था एक तो कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हम क्या पहले ही बना के रख लेते हैं, और दूसरा था कि प्रोडक्शन कब करते हैं, जब ऑर्डर आता है. सो मास प्रोडक्शन सिस्टम नेम सजेस्ट कर रहा है कि मास यानी कि बहुत ह्यूज क्वांटिटी में, आप लार्ज क्वांटिटी में आप क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो. सो ये आप कब करते हो, जब आप कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन का यूज करते हो, यानी कि पहले आप गुड्स बनाते हो और फिर मार्केट में उन्हें इंट्रोड्यूस करते हो. The mass production system, the concept of assembly line, कि mass production system में आप क्या करते हो, homogeneous product आप बना रहे हो, सबके लिए, हर यूजर के लिए सेम प्रोडक्ट आप बना रहे हो, हर जो आपका कस्टमर होगा सबका प्रोडक्ट सेम होगा, आप कस्टमाइजेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो आपको ऑर्डर देंगे उसके बाद आप नहीं बना रहे, पहले ही आप लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को बना के रख रहे हो और देन उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो. सो अगर आपको एक ही गुड बनाना है तो इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि कौन सी मशीन्स उसको बनाने के लिए चाहिएंगी.
उन मशीन को आप एक स्टैंडर्डाइज वे में, यानी कि एक फिक्स्ड उनका परमानेंट सीक्वेंस होगी जिसमें आप उन मशीन को क्या कर देते हो, अरेंज कर देते हो और सारी प्रोसेसिंग उसी पे होगी। अब वो परमानेंट क्यों होती है? क्योंकि हमें एक ही प्रोडक्ट बनाना है, हमें पता है कि आगे हमें चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर हमें होगी तो हम देखेंगे, बट हमारा फिक्स्ड क्या है, एक ही प्रोडक्ट हमें बनाना है, हर कस्टमर को एक ही प्रोडक्ट हम देंगे। सो हमारी एक फिक्स्ड लाइन फिक्स कर दी जाती है, इसीलिए हम मास प्रोडक्शन को असेंबली लाइन प्रोडक्शन सिस्टम भी बोलते हैं। In this, the entire process is subdivided into small components and afterwards they are grouped to follow production procedures। कि आपको जो एक गुड बनाना होता है उसमें आप क्या करते हो, जो भी आपको प्रोडक्ट बनाना है उसकी प्रोसेस को आप डिवाइड कर देते हो। जैसे 5 मशीनरी चाहिए तो 5 मशीनरी में डिवाइड कर दिया और उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हो, ताकि एक मशीन का पूरा होते ही सेकंड में चला जाए, सेकंड का थर्ड और थर्ड, वो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन आपकी चलती रहे। असेंबली लाइन एंश्योर दैट अवेलेबल लेबर फोर्स एंड मशीन आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल मैनर। मैंने अभी बताया कि हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंशियल मैनर में उसे लगा देते हैं ताकि कंटिन्यूअस और स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन चलता रहे। इन दिस प्री डिटरमाइंड टास्क इज कंप्लीटेड एट ईच वर्क स्टेशन एंड मटेरियल ट्रांसमिट कंटिन्यूअसली। कि हम इसमें क्या करते हैं, प्री डिटरमाइंड टास्क करते हैं, क्योंकि हम वेट नहीं करते कस्टमर के ऑर्डर का, हम पहले से डिमांड को फोरकास्ट करके चलते हैं कि हमारे इस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड होगी। हम रिसर्च करते हैं और उसके बेस पे अपनी एक क्वांटिटी और क्वालिटी डिसाइड कर देते हैं जिसकी प्रोडक्शन हम करते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि मास प्रोडक्शन होती क्या है। क्या हमें मास प्रोडक्शन में प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है? मास प्रोडक्शन अगर हम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको उसकी प्लानिंग अच्छे से करनी होगी। अगर आप लार्ज क्वांटिटी बना रहे हो और आपकी सेल बिल्कुल हुई ही नहीं तो सारी क्वांटिटी वेस्ट हो जाएगी और क्या होगा, आपको ह्यूज लॉस होगा। सो उससे बचने के लिए आपको अच्छे से प्लानिंग करनी होती है। आप क्या करोगे, मार्केट्स का सर्वे करोगे, रिसर्च करोगे, देखोगे कि क्या आपके डिमांड होगी, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो मार्केट में अट्रैक्टिव होगा भी या नहीं। उसके हिसाब से आप ये देखोगे आपको कितनी क्वांटिटी बनानी है, किस क्वालिटी की बनानी है, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, कौन सी चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं और कौन सी नहीं करती। उसके बेस पे आप क्या करोगे, प्रोडक्शन प्लानिंग करोगे और प्रोडक्शन सिस्टम में अपनी मास प्रोडक्शन करोगे। सो मास प्रोडक्शन में हमें पीपीसी की बहुत रिक्वायरमेंट है और उसमें हम क्या करते हैं, पीपीसी को क्यों यूज करते हैं, ये डिफाइन करने के लिए कि कितनी प्रोडक्शन करनी है और कंट्रोल करने के लिए कि क्या वही प्रोडक्शन हो रही है या नहीं। अब अगर हम मास प्रोडक्शन में पीपीसी का यूज करते हैं तो उससे क्या एडवांटेजेस अब हम मिलेंगी, मटेरियल हैंडलिंग इज वेरी कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट। कि आपकी मटेरियल हैंडलिंग कम हो जाएगी, यानी कि एक मशीन से दूसरी मशीन, दूसरी से मशीन कंटिन्यूअसली जा रहा है, हमने उसकी अच्छे से प्लानिंग की है, अच्छे से उसे कंट्रोल कर रहे हैं कि हमारी मशीनरी सही से वर्क कर रही है, उनका सही से हम मेंटेनेंस करें, यानी कि जब भी उन्हें ऑयल की, ग्रीसिंग की जरूरत है हम अपनी मशीनरी को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, पीपीसी कर रखा है, अच्छे से हर चीज के बारे में प्लान और कंट्रोल कर रहा है। तो ऑब्वियसली हमारी मटेरियल हैंडलिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट कम आएगी। सिंस द प्रोसेस इज वेरी वेल डिफाइंड एंड इजी, नो स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड। यानी कि आपको ज्यादा सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आपने पहले से अच्छी प्लानिंग एंड कंट्रोल आप कर रहे हो तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में उसको लगा रखा है, उसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ज्यादा सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसका मतलब आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो कॉस्ट भी आपकी सेव हो जाएगी। वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ मशीन एंड लेबर। कि अगर हमने अच्छे से प्लानिंग की है तो इसका मतलब क्या है कि हम बहुत अच्छे से अपने लेबर का यूटिलाइजेशन भी कर सकेंगे और एक अच्छे सीक्वेंस में अपनी मशीन्स को लगाएंगे। नो फ्रीक्वेंट चेंज ओवर इन असेंबली लाइन। कि हमारी क्या होती है, मास प्रोडक्शन में हम एक ही प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो कोई भी फ्रीक्वेंट चेंज ओवर हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कि बार बार मशीन के सीक्वेंस चेंज करने की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अगर हमने अच्छे से प्लान करके उसकी सीक्वेंस को लगाया है तो। इट एंश्योर्स हाई प्रोडक्शन रेट। कि अगर हमारा ये सही से प्लान है, सही से हम कंट्रोल कर रहे हैं, कोई इंटरप्शन या डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है बीच में, तो हमारी प्रोडक्टिविटी हायर हो जाएगी और स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन चलता रहेगा। द साइकिल टाइम वंस फिक्स्ड रिमेन सेम फॉर स्पेसिफिक पीरियड। कि जितना टाइम से लग रहा है वो फिक्स्ड ही रहेगा, क्योंकि हम डिस्टर्बेंस को कंट्रोल कर रहे हैं, कोई भी इंटरप्शंस नहीं आने दे रहे, सो हमारा टाइम भी सेव होगा। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं मास प्रोडक्शन की, वो हम क्या, उनको जब भी हम प्लानिंग एंड कंट्रोल करते हैं तो हमें इन डिसएडवांटेजेस पे फोकस करना चाहिए कि हम इन डिसएडवांटेजेस को जितना कम कर सकते हैं उतना कम रखें। ईच एंड एवरी मशीन मस्ट बी फंक्शन प्रॉपरली, अदरवाइज एंटायर प्रोडक्शन ब्रिंग द एंड। कि हमें ये पता चल गया कि 5 मशीन चाहिए थी, उनके थ्रू हमारी प्रोडक्शन पूरी हो जाएगी। अगर 5 में से एक भी मशीन ने वर्क करना बंद कर दिया
तो क्या होगा कि आपकी मशीन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी और आपका आउटपुट आप जनरेट नहीं कर पाओगे। सो अगर आपने प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल नहीं किया तो क्या हो जाएगा, इंटरप्शन होगा, आपकी मशीन प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगी। असेंबली लाइन इज यूनिक एंड कंप्लीटली इनफ्लेक्सिबल, कि आपको क्या है, एक बार आपने सेटअप कर दिया तो वो इनफ्लेक्सिबल हो जाती है, क्योंकि आप एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपने उसी के अकॉर्डिंग उसे अरेंज कर दिया है। मान लो फ्यूचर में आपको पैकेजिंग में थोड़ा चेंज करना है तो उसे चेंज करना, मशीन के सीक्वेंस को चेंज करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं कराता है। एंड असेंबली लाइन इंस्टॉलेशंस आर कैपिटल इंसेंटिव्स ड्यू टू द टाइप ऑफ मशीन्स, कि जब आप स्पेशल पर्पस मशीन लेके आते हो क्योंकि आपको एक ही प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट के लिए यूज की जाने वाली ही मशीन आप लेके आओगे तो उसकी जो स्पेशल पर्पस मशीन आती है वो क्या होती है, महंगी होती है, तो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी। नाउ पीपीसी इन जॉब प्रोडक्शन सिस्टम। जॉब प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? मास प्रोडक्शन किसके अंदर था? कॉन्टिन्यूस के अंदर था। जॉब प्रोडक्शन सिस्टम हमारा इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर आता है, यानी कि पहले हमें ऑर्डर मिलता है, उसके बाद हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं, और उसको हम कैसे पीपीसी के थ्रू कंट्रोल करते हैं, वो हमारा है पीपीसी इन जॉब प्रोडक्शन सिस्टम। अनलाइक मास प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन डील विद डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब, कि मास प्रोडक्शन में हमें एक ही काम करना होता था, एक ही प्रोडक्ट बनाना होता था, लेकिन जॉब प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। इसमें हम डिफरेंट जॉब परफॉर्म करते हैं। वेरियस जॉब आर परफॉर्म्ड विद स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑपरेशंस एंड पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, कि एक ही टाइम ड्यूरेशन में नंबर ऑफ जॉब जब आप परफॉर्म करते हो वो किसके अंदर आ जाता है? जॉब प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, किसी की प्रिंटिंग की शॉप है तो कोई उधर प्रिंट कराने आया हुआ है, कोई फोटोकॉपी निकलवाने आया हुआ है, किसी को अपना स्कैन कुछ कराना है। सो ये सब चीजें आप साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हो। द अवेलेबल लेबर एंड इक्विपमेंट आर डिवाइडेड फॉर द यूज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, कि जितने भी आपके लेबर हैं या इक्विपमेंट है उसे आप डिवाइड कर देते हो कि प्रिंटिंग कौन परफॉर्म करेगा, फोटोकॉपी कौन सी मशीन परफॉर्म करेगी, स्कैनिंग कौन सी परफॉर्म करेगी। आप एक काम नहीं कर रहे, डिफरेंट काम कर रहे हो और उसी टाइम पे कर रहे हो। आपके पास 3 कस्टमर आए हैं, तीनों के डिफरेंट काम है, तो ऐसा तो है नहीं पहले एक होगा फिर दूसरा होगा, तीनों के आप साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर दोगे क्योंकि आपने मशीन्स को डिवाइड कर रखा है। द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच मशीन इज डिफरेंट बेस्ड ऑन द ऑपरेशन, हर एक मशीन जो ऑपरेशन करती है उसी के अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट होती है। कि प्रिंटिंग अगर आपको करवानी है तो आपको कुछ डाटा चाहिएगा जो प्रिंट होगा, फोटोकॉपी करानी है तो आपको कोई पेपर चाहिएगा, इसी बेस पे आप क्या करते हो, वर्क करते हो। द जॉब शॉप इज सिमिलर टू द वेटिंग लाइन सिस्टम, बिकॉज अ जॉब इज फिनिश्ड फ्रॉम वन मशीन इट नीड टू बी वेट इन लाइन फॉर द नेक्स्ट मशीन हैविंग अर्लियर जॉब इन लाइन 2, कि अगर मान लो किसी को फोटोकॉपी भी करानी है और उसे प्रिंटिंग भी करानी है तो एक चीज पूरी होने के बाद ही वो दूसरी निकलेगी। ऐसा नहीं है कि उसी टाइम आप फोटोकॉपी भी करा रहे हो उसी डाटा की और उसी फोटोकॉपी की आप क्या प्रिंटिंग भी करा रहे हो। जो पहले से प्रिंटिंग पे, जैसे 3 कस्टमर थे, एक को आपको प्रिंटिंग भी करानी है और एक को फोटोकॉपी भी करानी है। सो एक का काम चल रहा है तो दूसरे की जब तक प्रिंटिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक आपका काम नहीं होगा। एक काम परफॉर्म होने के बाद उस मशीन पे दूसरा काम होगा। साइमल्टेनियसली वर्क किस पे होंगे? डिफरेंट मशीन पे इकट्ठा काम चल रहे होंगे, लेकिन एक मशीन का काम पूरा होने के बाद ही उस पे आप दूसरा काम डाल सकते हो। और इसमें क्या है, पीपीसी, इसमें आपको जो भी आप जॉब परफॉर्म कर रहे हो उसको आपको अच्छे से प्लान करना होगा, कंट्रोल करना होगा ताकि आप इफेक्टिवली वर्क कर सको। तो जब आप पीपीसी करते हो तो वो कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाता है हमारे जॉब प्रोडक्शन के अंदर, कि हम जब भी हम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल करते हैं जॉब प्रोडक्शन के अंदर तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि वेरी फ्रिक्वेंट चेंज ओवर इन प्रोडक्शन सेटअप, क्योंकि हमारा क्या है, हम कस्टमर जैसा हमें ऑर्डर देगा उसी बेस पे हम चेंज करते रहेंगे। सो हमें बार बार हमारी जैसे असेंबली लाइन क्या होगी, चेंज करनी पड़ेगी, सीक्वेंस हमारे कस्टमर के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि कार्ड बनवा रहा है कोई, आपके मैरिज कार्ड्स किसी ने बनवाए तो किसी के कलर कोई और चाहिएगा, किसी को पिंक कलर चाहिए, किसी को रेड चाहिए, किसी को ब्लू चाहिए। सो उसके अकॉर्डिंग हमें इंक चेंज करते रहना होगा, मशीनरी उसके शेप के लिए हमें मशीन्स चेंज करती होंगी। सो वो सब क्या है, आपको फ्रीक्वेंट चेंज करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंट चेंज होगा आपकी सीक्वेंसिंग में, प्रायोरिटाइजिंग में, आपको जल्दी मीन्स वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा क्योंकि आपको बार बार चेंज करनी पड़ रही है। हर कस्टमर की डिमांड अलग है, हर कस्टमर की परसेप्शन अलग है। एन अप्रोप्रिएट स्केड्यूलिंग नीड टू बी डन अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट टाइम टेकन बाय ईच जॉब, कि हमें एक अच्छी स्केड्यूलिंग की जरूरत होगी ताकि हम अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज कर सकें। और उसमें भी हमारा क्या, स्केड्यूलिंग में भी हमारी कॉस्ट आएगी, उसके लिए हमें अलग से प्लानिंग करनी होगी और हर जॉब के लिए अलग से हमें स्केड्यूल करना पड़ेगा।
लोडिंग नीड टू बी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द जॉब, कि जो भी आपकी जॉब है वो डिफरेंट होती है। हर जो कस्टमर है वो डिफरेंट अपना माइंडसेट लेके आता है, वो हर कस्टमर आपको ऑर्डर जो है वो डिफरेंट देगा। किसी को रेड चाहिए, किसी को ब्लू चाहिए, किसी को स्टार की शेप में चाहिए, किसी को हार्ट की शेप में चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लोडिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको बार बार प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल करनी पड़ेगी। हर बार जैसे ही नेक्स्ट ऑर्डर आएगा उसकी अलग से प्लानिंग एंड कंट्रोल करना पड़ेगा। देन प्रायोरिटाइजिंग रूल फॉर जॉब शॉप, कि जब भी आप जॉब शॉप की बात करते हो तो मैंने बोला था कि डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म होते हैं, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि पहले कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। सो हम उसके लिए वेरियस मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व, कि जो सबसे पहले आया होगा कस्टमर हम सबसे पहले उसे सर्व करेंगे, या फिर शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, यानी कि जो काम सबसे जल्दी हो सकता है पहले हम उसे करेंगे, या फिर ड्यू डेट के बेस पे, कि 3 कस्टमर हमें देके गए हैं, किसी ने बोला है कि 25 सितंबर तक पूरा होना चाहिए, किसी ने बोला है 23 सितंबर तक, और किसी ने 1 जनवरी तक का टाइम दिया है, तो जिसकी ड्यू डेट सबसे पहले है सबसे पहला काम हम उनका कर देंगे। पीपीसी इन बैच प्रोडक्शन सिस्टम, बैच प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर हम पीपीसी को कैसे यूज करते हैं। सो बैच प्रोडक्शन सिस्टम हमारा क्या होता है, ये भी हमारे सेकंड टाइप यानी कि कॉन्टिन्यूअस नहीं, इंटरमीडिएट, जिसमें आप ऑर्डर मिलने के बाद क्या करते हो, परफॉर्म करते हो, का पार्ट है। बैच प्रोडक्शन इज यूज्ड व्हेन वन नीड टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बट इन स्मॉल क्वांटिटीज, यानी कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आपको परफॉर्म करने हैं, बनाने हैं, लेकिन स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में बनाने हैं। सो आप क्या करोगे कि उसके बैचेस डिवाइड कर दोगे, उन बैचेस के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी मेडिसिन होती हैं, उनकी सबकी एमजीज अलग होती हैं, एक ही मेडिसिन है लेकिन उसकी एमजी अलग अलग है, किसी की 500 है, किसी की 250 है, किसी की 100 है, तो उन सब की प्रोडक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी, इकट्ठी तो प्रोडक्शन हो नहीं सकती, सबकी प्रोडक्शन होनी है, वैरायटी है, एक 100 mg की, एक 50 की, एक 250 की, एक 500 की, ऐसे करके हमें 4 बनानी है। सो हम क्या करेंगे, 4 बैच में उसे डिवाइड कर देंगे एंड देन उसकी प्रोडक्शन करेंगे। हमें स्मॉल क्वांटिटी में बनानी है लेकिन उसकी वैरायटी अलग अलग है, उस टाइम पे हम बैच प्रोडक्शन का यूज करते हैं, यानी कि हम एक बैच के अंदर एक सेम क्वांटिटी और एक सेम क्वालिटी की डाल देंगे। It is more appropriate for small scale firms where often the product is produced in small quantities but in different varieties, यानी कि जो स्मॉल स्केल फर्म होती हैं वो इसे ज्यादा यूज करती हैं, जहां पे उन्हें लार्ज क्वांटिटी में नहीं बनाना होता, स्मॉल क्वांटिटी में बनाना होता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके का बनाना होता है। अगर उन्हें स्मॉल क्वांटिटी में बनाना है, जैसे एक मेडिसिन बनानी है जो स्मॉल क्वांटिटी में ही चाहिए और सिर्फ 500 mg की होनी चाहिए, तो उन्हें बैच में डिवाइड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बैच में डिवाइड कब होगा, जब उसकी वैरायटी आ जाएंगी, जब उसकी एमजीज डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगी, हमें उसमें कोई चेंज करना होगा, कोई केमिकल्स बनाने हैं उनमें कोई चेंज करना होगा, तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे, बैच को डिवाइड कर देते हैं और देन हम उसे परफॉर्म करते हैं। बैच साइज मेनली डिपेंड ऑन कि आपके बैच का साइज कितना होगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि आपकी सेटअप कॉस्ट कितनी है एंड कैरिंग कॉस्ट कितनी है, कि आपको उसे सेटअप करने में कितना टाइम लग रहा है और उसे होल्ड करने में कितनी कॉस्ट लग रही है, उसके बेस पे आपका अपना बैच साइज डिसाइड किया जाएगा कि पहले बैच में कितनी मेडिसिन बनेंगी। ये यूजली हमारी मेडिसिन के लिए या सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो आपको बनाने होते हैं उसके लिए यूज की जाती है। प्रोडक्शन शुड बी सच दैट ऑल द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड साइमल्टेनियसली, कि प्रोडक्शन इस तरीके से होनी चाहिए कि जो भी आपके डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के आप डिफरेंट वेराइटीज बना रहे हो वो आप साइमल्टेनियसली सोल्ड कर सको। यानी ये नहीं है कि एक बैच बनने के बाद ही दूसरा बैच बनेगा, जो चारों बैच हैं वो इकट्ठे वर्क करेंगे और साइमल्टेनियसली उसे हम सोल्ड कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पहले आप सिर्फ 500 mg की लेके आओगे, फिर आप 400 की लेके आओगे, फिर तो बैच में डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। साइमल्टेनियसली हम बनाएंगे, यानी कि चारों बैच को डिवाइड करके वो इकट्ठे प्रोसेसिंग में आएंगे और उनकी इकट्ठी मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आती है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए, क्योंकि इसमें मटेरियल हैंडलिंग क्या है, स्लो है, कि आपका मटेरियल बहुत स्लोली वर्क करेगा एक मशीन से दूसरी में, और हमें बहुत स्पेशलाइज्ड चाहिए होगा, क्योंकि ये ज्यादातर ऐसी कंपनीज में ऐसी जगह यूज किया जाता है जहां पे हमें स्पेशलाइज्ड वर्क चाहिए। सो हमें ये देखना है बहुत कम उसमें जो वेरिएशन होता है उसे आइडेंटिफाई करना कि वो कैसे वेराई करती है एक दूसरे से, उसके लिए हमें स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी और इसमें वर्क इन प्रोसेस ज्यादा टाइम तक रहता है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। सो ये सब क्या है, हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो पीपीसी के अंडर आती हैं। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting and don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank